नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है अब तक की बड़ी और अहम खबरों का। शुरुआत करेंगे बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की टिप्पणी से, जिन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर कहा कि मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही है, तालियां बजा रही हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ऐसे कांग्रेस यूपी और देश का विकास करेगी, लोगों को आपस में लड़ाकर। दरअसल अमित मालवीय द्वारा शेयर किए गए वीडियो में पंजाब विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मंच पर खड़ी हैं। तस्वीरें हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं, दोनों मंच पर एक साथ खड़े हैं। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान प्रियंका के बगल में खड़े पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रियंका पंजाबियों की बहू है, सारे पंजाबी एक हो जाओ। जो यूपी बिहार और दिल्ली से आकर यहां राज करना चाहते हैं, उन्हें सफल नहीं होने देना है। इस पर मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी से यह सवाल पूछा है। और वहीं सीएम चन्नी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चन्नी ने यूपी वालों का अपमान किया है और प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी। उत्तर प्रदेश ने गांधी नेहरू परिवार को 4-4 पीढ़ियों तक किसी न किसी पद पर, शीर्ष पद तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन मौका देखते ही गांधी परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते हैं। वायनाड की बात हो, केरल में जाकर जो राहुल गांधी जी ने उत्तर भारतीय और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कहा, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जहां से वो 4-4 बार सांसद चुने गए, उसी उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कल प्रियंका गांधी जी के समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमानजनक बयान दिया है, और इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं प्रियंका जी ने की, बल्कि हंसना। तो पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं। पंजाब चुनाव से पहले सीएम चन्नी के बयान से विवाद अब बढ़ गया है। दरअसल सीएम चन्नी ने पंजाब में बिहार और यूपी के लोगों को बाहरी बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, जिस पर अब राजनीति हो रही है और चन्नी को और प्रियंका गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। पंजाब विधानसभा चुनाव के मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और पंजाब में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पठानकोट पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सभी गुरुओं को नमन किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने सेना से सबूत मांगे थे। सुनिए आखिर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं पठानकोट की इस पवित्र धरती से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और अमृतसर के दुर्गियाना माता मंदिर का प्रणाम करता हूं। ये धरती हरमंदिर साहब और करतारपुर साहब की भी धरती है। इस पवित्र धरती से मैं सभी गुरुओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज संत रविदास जी की भी, जरा आप मुझे जवाब दीजिए, इन लोगों ने सैन्य के शौर्य के खिलाफ सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? हमारी सेना पर शक किया था कि नहीं किया था? मेरी इस धरती के लालों पर शक किया था कि नहीं किया था? इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछालने का पाप किया था कि नहीं किया था? और आप देखिए पुलवामा के
हमले की बरसी पर भी ये कांग्रेस के लोग अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर पाए, बाज नहीं आ रहे हैं। वो हमारी सेना की बहादुरी को फिर से सबूत मांगने। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर सड़कों पर घूम रहा है। सुनिए। बताओ साथियों, बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर वो पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? वो सड़कों पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हम अखबारों में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों की जान गई है, कई लोगों को मारा है। अगर ऐसी घटना कहीं होती है तो समाजवादी पार्टी उन परिवारों की मदद करने का काम करेगी और 5 लाख उन और उधर देश के जाने माने कवि और आपके बागी नेता कुमार विश्वास ने पंजाब में आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पंजाब में सरकार बनाने के लिए अलगाववादियों का सहारा ले रही है। उनकी पार्टी पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो होकर किसी भी कीमत पे। और यूपी में बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद सपा की बौखलाहट देखने को मिल रही है। जनता ने जिस तरह कमल का बटन दबाया उससे अखिलेश का पसीना छूट रहा है। महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाक्य पर उन्होंने हमला किया। जिस तरह से हमला हुआ है, एसपी सिंह बघेल पर सपा के गुंडों ने हमला किया है। मैनपुरी जिले की जिस करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल पर पत्थर और डंडे चलाए गए, इन सपा के गुंडों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा होगा। तो वहीं गृह मंत्रालय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के करीब 18 बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दी है। एसपी सिंह बघेल की भी गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें पिछले सप्ताह दी गई थी, जिसके बाद अब बघेल को CISF सुरक्षा दी जाएगी। और बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के अतिकुल्लापुर गांव के पास मंगलवार शाम को केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल के काफिले पर पथराव और लाठियों से हमला किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमानजनक बयान दिया है और इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं प्रियंका जी ने की, बल्कि हंसना शुरू कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश का अपमान कांग्रेस के नेता ऐसे ही करेंगे? और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को गुंडा कहने वाली, उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, तो अखिलेश यादव जी उनका बड़े बड़े बुक्के देकर स्वागत करते हैं। तो मेरा कांग्रेस और सपा से ये सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का आपने ठेका ले रखा है? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडे, भाइये और ये सब कहने की जो भाषा है उसका आप लोग समर्थन करते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग, मैं तो ये कहूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तेलंगाना की जुबली हिल्स
पुलिस ने हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तेलंगाना कांग्रेस से ये मामला दर्ज कराया गया। इतना ही नहीं, तेलंगाना कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ राज्य के सभी पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराने को कहा है। तेलंगाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 504 और 505 के तहत मामला ये दर्ज किया है। बताते चले कि 11 फरवरी को उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला था। रैली के दौरान पूछा था कि क्या बीजेपी ने कभी उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे होने का सबूत मांगा था। और विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर करती है। योगी सरकार जात बात के नंगा नाच कर रही है, जात बात के समुद्र में डुबकी लगा रही है। अगर वो योगी की बिरादरी का अपराधी है तो बहुत पाक साफ है। अगर किसी उनकी बिरादरी के अलावा गैर बिरादरी का है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई यादव है या कोई अन्य बैकवर्ड है, कोई दलित है, कोई मुस्लिम है, तो उनका डिस्काउंटर होता है। अगर योगी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो पुलिस लाइन के बगल क्रिकेट खेलता है। लेकिन और कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद की आग अब देश के अन्य राज्यों तक भी पहुंच चुकी है। हिजाब विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई जगहों पर नारेबाजी की गई। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। हिजाब विवाद को लेकर आगरा में बवाल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीएचपी से जुड़े लोग ताजमहल के अंदर भगवा पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दुर्गा वाहिनी की क्षेत्रीय संयोजिका रीना शर्मा ने कहा कि हिजाब के समर्थन वाले लोग कल बोलेंगे नमाज स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन देश में ऐसा नहीं चलेगा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का ये कहना है कि जब हिजाब पहनकर स्कूल जा सकते हैं तो भगवा पहनकर ताजमहल क्यों नहीं जा सकते। और इसके अलावा अलीगढ़ में हिजाब के विरोध में भगवा पहन छात्र डीएस डिग्री कॉलेज पहुंचे। कुछ छात्र सोमवार को भगवा गमछा डालकर यहां पर पहुंचे। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर कॉलेज परिसर में छात्राएं हिजाब पहनकर आएंगी तो हम भगवा पहनकर आएंगे। छात्रों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रॉक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर में एक शख्स ने गाड़ी के साथ घुसने की कोशिश की है। हालांकि किसी घटना को अंजाम देने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने इसे धर दबोचा। ये शख्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम की हिरासत में है। पूछताछ उससे की जा रही है। फिलहाल शख्स गलती से गाड़ी लेकर घुसा या इसके पीछे कोई साजिश है, ये साफ अभी तक हो नहीं पाया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल के आवास में एक अज्ञात व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की। व्यक्ति को सुरक्षा बलों ने रोका, हिरासत में लिया और आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच के मुताबिक वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। व्यक्ति किराए की कार चला रहा था। संदिग्ध ने पूछताछ में कहा कि उसकी बॉडी में चिप लगा हुआ है और उसे रिमोट कंट्रोल से कोई और कंट्रोल कर रहा है। बताते चले कि अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। वो आतंकी संगठनों के निशाने पर भी रहते हैं और पिछले साल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अजीत डोभाल के घर और दफ्तर की रेकी की थी। यह खुलासा खुद जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह ने किया था, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उरी और बालाकोट में भारतीय स्ट्राइक के बाद से ही लगातार पाकिस्तानी आतंकी गुट अजीत डोभाल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मंगलवार रात सड़क हादसे में दुखद मौत हो गई। ये हादसा खरखौदा में कुंडली मानेसर पलवाल एक्सप्रेसवे के पास हुआ। दीप सिद्धू दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे जिस समय यह हादसा हुआ। उस समय दीप सिद्धू ने वो गाड़ी में थे, उनके साथ उनकी एक महिला मित्र रीना राय भी थी। हालांकि हादसे में रीना राय को मामूली चोटें आई हैं, जिस कारण कई लोग इस हादसे को साजिश भी बता रहे हैं। दीप सिद्धू लाल किले हिंसा मामले में आरोपी थी और कई राजनीतिक पार्टियों से भी उनकी अनबन की बातें सामने आ रही हैं। उनके परिजनों और दोस्तों ने इस हादसे को साजिश करार दिया है। हालांकि सोनीपत के एसपी राहुल शर्मा ने बताया कि अब इस मामले की जांच हादसा मानकर ही की जा रही है। इस मामले में साजिश होने की बातों को अभी इसलिए भी नहीं माना जा रहा क्योंकि इसमें गाड़ी ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। अगर ट्रक पीछे से गाड़ी को टक्कर
मारता तो इसे साजिश माना जा सकता था। एक्सीडेंट कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम ने यहां के नमूने भी इकट्ठा कर लिए हैं। पहली नजर में ऐसा समझा जा रहा है कि दीप सिद्धू ने ट्रक के बाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश की और इस चक्कर में टक्कर हो गई। इस टक्कर में सिद्धू की एसयूवी दाहिने साइड से पूरी तरह डैमेज हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जबकि बाएं हिस्से को मामूली नुकसान हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और दूसरे को मामूली खरोंची आई है, जिस कारण सवाल उठ रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत है वो क्या हो गई थी हादसे के बाद। अब सवाल उठ रहा है कि इतने जोरदार एक्सीडेंट में रीना राय की जान आखिर कैसे बची, उन्हें गंभीर चोट क्यों नहीं आई। पहली वजह तो ये कि रीना बाईं ओर बैठी थी और एसयूवी का बायां हिस्सा बहुत कम डैमेज हुआ है। अगर तुलना करें तो दाहिना हिस्सा जहां 100% डैमेज हुआ तो बायां हिस्सा 5% ही डैमेज हुआ है। और दूसरी वजह यह कि रीना ने सीट बेल्ट भी लगाया था, जैसा कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है। और दूसरी तरफ आज सुबह बॉलीवुड जगत से एक दुखद खबर सामने आई। दिग्गज सिंगर में से एक बप्पी लहरी, जो अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बप्पी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। भारतीय सिनेमा में डिस्को म्यूजिक को एक अलग ही पहचान बप्पी दा ने दी। बप्पी को डिस्को किंग कहा जाता था, लेकिन अब ये डिस्को किंग हम सभी को अलविदा कहकर चले गए हैं। बताते चलें कि बप्पी महीने से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन सोमवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। हालांकि मंगलवार को उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और इसके बाद उन्हें अस्पताल में वापस भर्ती कराया गया। लेकिन रात में बप्पी दा का निधन हो गया। बताते चलें कि बप्पी को गोल्ड का काफी शौक था। उन्होंने अपने कई सारे गोल्ड के ज्वेलरीज बनाए हुए थे। एक बार तो राजकुमार भी बप्पी की ज्वेलरी देखकर हैरान रह गए थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया था कि मंगलसूत्र की कमी है। ये बात साल 1969 की है, जब बप्पी की बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पहली फिल्म रिलीज हुई थी। इसके बाद बप्पी दा ने कई हिट गाने दिए और फिर एक बार बप्पी और राज एक इवेंट में पहली बार मिले और उस समय बप्पी दा की ज्वेलरी देखकर राजकुमार बहुत हैरान हुए। उनकी ज्वेलरी पर मजाक में कमेंट भी किया। और आपको बता दें कि एक से एक ज्वेलरी वो पहना करते थे। बप्पी दा ने अपने इतने सारे गोल्ड ज्वेलरी पहनने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा था कि गोल्ड उनके लिए लकी है, इसीलिए वो गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि मेरे पास कई सारे चेन्स और गणपति के लॉकेट भी हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ में काफी बदलाव लाए। एक बार मुझे सपना आया था कि मैं गणपति को पहनूं और मैंने पहना, और इसके बाद मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। मेरी गोल्ड ज्वेलरी इतनी भारी होती है कि मैं सभी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैंने कभी अपनी ज्वेलरी को तोला नहीं, क्योंकि उसमें भगवान है और इसीलिए मैं कभी उन्हें नहीं तोलता। तो ये तो खैर उनकी ज्वेलरी से जुड़ी हुई बात थी, जिसके लिए वो काफी ज्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे। लेकिन आज बप्पी दा हम सभी को अलविदा कह गए हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन के साथ जारी विवाद के बीच एक बड़ी घोषणा की है। उसने क्रीमिया में सैन्य अभ्यास समाप्त करने की बात कही, साथ ही बताया कि सैनिकों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो यूक्रेन सीमा से कुछ सैनिकों को वापस बुला रहा है। इससे संकेत मिलता है कि यूक्रेन के पास अभ्यास पूरा करने के बाद रूसी सैनिक अपने सैन्य बेस पर वापस लौट रहे हैं। हालांकि रूस ने इन दावों पर यूक्रेन को अभी भी यकीन नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की यूनिट्स ने सामरिक अभ्यास को पूरा कर लिया है। अब वो अपने स्थायी तैनात पॉइंट पर जा रही हैं। इसके साथ ही सरकारी टेलीविजन ने भी कुछ तस्वीरें दिखाई, जिसमें सैनिक रूस नियंत्रित क्षेत्र को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पुल को पार करते भी दिखाई दिए। बयानों में कहा गया कि टैंक, पैदल सेना के वाहन और तोपखाने रेल के जरिए क्रीमिया से ले जाए जा रहे हैं। और इससे एक दिन पहले ही रूस ने कहा था कि वो अपने पड़ोसी यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात कुछ सैनिकों को वापस बुला रहा है। अभी तक की बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फिल्म न्यूज के साथ। नमस्कार।